Hello, students. Today we discuss the ball poem written by John Barrymore, who was an American poet of 20th century. In this poem, the poet delineates dual ideas on moral education. One is that of attachment and responsibility. Other relates that nothing is perennial. We should bear the loss and take it as a part of life. We should rather learn our responsibility for the loss and be bold enough to face all the difficulties bravely. In this poem, you read about a boy who is playing with his ball, and the ball is bouncing and bouncing in the street, and then the boy was happy and enjoying the game, but the ball falls in the water and it is lost forever. The boy is deeply grieved as the boy has the utmost attachment with it, and another, he realized the fact that money is external. It can't neither buy back our love nor replace the thing that we love. इस पोएम में बेटा आप पढ़ेंगे कि जो हमारे पोजेशंस है, जो चीज़ें हमारे पास हैं, वो सदा के लिए हमारे पास नहीं है, वो कभी ना कभी हमसे दूर होंगी। जब वो गुम हो जाती है, उस लॉस के लिए हमें मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहना होता है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि हम उन चीज़ों को, सिचुएशन को फेस कर सकें। यहाँ आप देखेंगे एक छोटा सा बच्चा अपनी बॉल को गुम कर देता है, और वो उस बॉल को गुम करने के बाद ही वॉज इन ग्रीफ, बहुत दुखी है वो। एंड देन ही रियलाइज दैट मनी इज एक्सटर्नल, as he couldn't buy the memories that he had with the ball. He could purchase a new one, but what about the memories? वो एक नई बॉल खरीद सकता है, लेकिन उन मेमोरीज का क्या, जो उसकी उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी, जो उसकी अभी गुम हो गई है। Let's continue. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. एक बॉल ही तो है, गुम हो गई तो क्या, दूसरी ले लेंगे। जैसे आपने छोटे बच्चों को लड़ते हुए देखा होगा, नहीं ये मेरी इरेजर है, ये मेरे पापा ने ला कर दी थी, ये मेरे बर्थडे पे मुझे मिली थी, ये मेरी स्पेशल है, ये मैं किसी को नहीं दूँ। मीन्स हमारी कुछ मेमोरीज होती हैं जो हर एक चीज़ के साथ अटैच होती हैं। हम उन चीज़ों को तो खरीद सकते हैं, बट वट अबाउट द मेमोरीज? वाई देन इज द बॉय सो अपसेट? उसकी बॉल गुम हो गई है, वो दूसरी खरीद सकता है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, but still the boy was so upset. Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. लड़का क्या चीज रियलाइज करता है उस लॉस से, उसको क्या लेसन मिलता है लाइफ का? What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. यहाँ एक छोटा लड़का है जो बॉल के साथ खेल रहा था, और वो बॉल जो है वो बाउंस करती हुई, उछलती हुई वो स्ट्रीट में खेलता हुआ जा रहा था, एंड नियर हार्बर ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। हिज बॉल फॉल्स इन द वाटर, उसकी बॉल जो है वो पानी में गिर जाती है, और जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। Merely bouncing down the street and then merely over. There it is in the water. Merely means happily. बड़े खुशी के साथ जो है उछलती हुई, हैप्पीली जो है वो बॉल उछलती उछलती जो है वो स्ट्रीट में खेलता हुआ उसके साथ खुशी के साथ
बॉल के साथ आगे बढ़ता है और बॉल भी बहुत हैप्पीली मैरीली उछलती हुई बड़े आराम से चलती और नीचे जाकर वो जो है हार्बर के पास पानी में गिर जाती है। एंड मैरीली ओवर, और खुशी समाप्त हुई, अप हुई, खत्म हुई। देयर इट इज इन द वाटर्स। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। जो पोइट है वो समझता है कि दूसरी बॉल ले सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि उस बच्चे को ये चीज़ समझाना पॉसिबल नहीं है कि वो दूसरी ले सकता है, क्योंकि उस बॉल के साथ उसकी कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई थी, उसकी यादें जुड़ी हुई थी। एंड अल्टीमेट मीन्स लास्ट। शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। शेकिंग मीन्स क्विक मूवमेंट, एकदम से शेक कर जाता है, ग्रीफ सोरो दुख से, फिक्सेस मीन्स ट्रबल्स, एकदम से जैसे ही वो बॉल को खोता है वो बहुत दुखी हो जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड मीन्स हार्ड लाइक अ स्टैचू, बिल्कुल एक स्टैचू की तरह वो खड़ा है वहां पर। एज ही कांट डू एनीथिंग। ट्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग मीन्स शिवरिंग, कांपना, कांप रहा है वो वहां पर। स्टीयरिंग डाउन, और वो नीचे वहां देख रहा है जहां वो बॉल नीचे पानी में गिर गई है। All his young days into the harbor where his ball went, और ऐसा लग रहा है जैसे उसके यंग डेज मीन्स जब वो उस बॉल के साथ खेलता था, वो उसके यंग डेज, यंग आवर्स वहीं पानी में नीचे गिर गए हैं जहां वो बॉल गिरी है। मीन्स यहाँ पर यंग डेज का मीन्स वो उसकी जो मेमोरीज हैं, जो उसकी यादें हैं, बचपन की जो यादें हैं, वो सभी उसके साथ चली गई हैं जो उससे जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है वो बच्चा। I would not intrude on him. Intrude means enter forcibly. मीन्स उसको, उसकी जो वो फील कर रहा है उसमें मैं रुकावट नहीं बनना चाहता हूँ, उसको ये कहकर कि तू दूसरी खरीद ले। और डाइम, डाइम होता है एक कॉइन, एक करेंसी है, 10 सेंट से एक डाइम बनता है। तो वो कह रहा है कि डाइम या अनदर बॉल इज वर्थलेस, कि वहां पर उसको दूसरी बॉल दी जाए या उसको डाइम दिया जाए, कुछ पैसे दिए जाए, सिक्के दिए जाए, वो सभी वर्थलेस होंगे। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि ये जो पोजेशंस वाली वर्ल्ड जो है, स्टेट ऑफ हैविंग ऑनरशिप, कि यहाँ हमारे पास कुछ ना कुछ है हमारे पोजेशन में और उनके लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि उन्हें हमें सेफ रखना होता है। उसने पहली बार अपनी किसी पोजेशन में से एक चीज को खोया है, तो उसके लिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो उसको पहली बार रियलाइज हो रही है। People will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back as money is external. आगे जो पॉइंट है वो कहता है कि जो लोग हैं वो बॉल तो खरीद लेंगे और जो बॉल्स हैं विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल्स ऐसे ही गुम होती रहेंगी। नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन जो बॉल उसने खोई है वो बॉल, उस बॉल को वो कभी हासिल नहीं कर सकता। एज मनी इज एक्सटर्नल, ही कांट परचेज, ही कांट बाय द सेम बॉल दैट ही हैज लॉस्ट देयर इन द हार्बर, जो अभी उसने गुम की है वो बॉल उसको कभी नहीं मिलेगी। वो मेमोरीज, वो यादें जो उसकी उस बॉल से जुड़ी हुई थी वो कभी वापस नहीं आएंगी। एंड ही रियलाइज द फैक्ट दैट मनी इज एक्सटर्नल, मनी कांट परचेज द मेमोरीज, मनी से हम अपनी इंटरनल फीलिंग्स को नहीं खरीद सकते हैं, ये एक एक्सटर्नल है जिससे हम चीज़ें तो खरीद सकते हैं लेकिन वो फीलिंग, वो अटैचमेंट वो दोबारा नहीं आ पाएगा। He is learning well behind his desperate eyes. Desperate means disappointed.
वो निराश है वो बच्चा, और वो अपनी इज लर्निंग, वो कुछ सीख रहा है यहाँ, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। वो जो निराशा भरी उसकी आंखें हैं, उन्हीं आंखों से जो है उसने लाइफ की रियलिटी को आज सीख लिया है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी होता है अटेनिंग टू नॉलेज, मीन्स ज्ञान से संबंधित कुछ समझ, मीन्स उसको लाइफ का सबसे बड़ा जो लेसन है वो आज मिल गया है। हाउ टू स्टैंड अप, स्टैंड अप मीन्स फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपनी जिम्मेदारियों को हमें कैसे समझना होगा। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज, हाउ टू स्टैंड, कि हर दिन मनुष्य जो है, जो इंसान है, समझ रहे हैं और आने वाले टाइम में जो है इस चीज़ को समझ जाएंगे कि किस तरह से वी फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर हैविंग टुवार्ड्स अवर पोजेशंस। हमारी चीज़ों के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको किस तरह से हमें समझना होगा। मीन्स ओवरऑल इस पोएम में जो पोइट है वो इस पोएम के थ्रू एक लेसन टीच करना चाहता है कि मनी इज एक्सटर्नल in the sense that it can give you only outer happiness or pleasure। पैसे से हम बाहरी प्लेजर और हैप्पीनेस को ले सकते हैं बट नॉट इंटरनल। मनी कांट बाय द इमोशंस एंड हेवनली वर्च्यूज, पैसे से हम वो चीज़ें, बाह्य चीज़ें तो खरीद सकते हैं लेकिन अंदर की शांति को नहीं खरीद सकते। मोर ओवर self consolations, realization or understanding is more effective and lasting than done by an external agency or a person। Means we must realize our responsibilities towards our possessions। कोई भी चीज़ें स्थायी नहीं रहती हैं। The thing that matters, that's the memories, that the feeling that we are having with a particular thing। And money is external, we can't purchase anything। We can purchase external things but we can't purchase internal feelings, emotions, our happiness, वो नहीं खरीद सकते हैं। और चीज़ें ऐसे ही आएंगी और जाएंगी, हमें उस लॉस को सहन करना सीखना होगा। We must become bold to face the loss of our possessions, as life is full of materialistic things, and loss and gain, these are the two phases of the life। पाना खोना ये लाइफ के फेस हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें अपने आप को मेंटली और फिजिकली जो है वो प्रिपेयर रखना होगा। And now let's discuss its literary devices। And you can see here, बेटा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, एक तो एनजैबमेंट का यूज हुआ है। यू कैन सी हियर एनजैबमेंट। एनजैबमेंट क्योंकि एक लाइन जो है वो अपना मीनिंग आगे कई लाइनों में जाकर कंटिन्यू रख रही है। वट इज डू, आई सो इट गो मेरली। तो ये देखो यहाँ कंटिन्यू है, लाइन के लास्ट में कोई फुल स्टॉप कोई कोमा नहीं है, तो ये एनजैबमेंट है यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एनाफोरा का यूज हुआ है। एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है बेटा? जब दो लाइनें सेम वर्ड से शुरू होती हूँ, जैसे व्हाट इज द बॉय, व्हाट इज ही, तो सेम लाइन से नेक्स्ट में भी देखेंगे मैरिली मैरिली, तो ये सेम से शुरू हो रहा है। तो ऐसे दो कंसेक्यूटिव लाइंस, दो लाइनें जो एक साथ एक के बाद एक लाइनें हैं, वो लाइनें अगर सेम वर्ड से शुरू हो रही है तो हम कहेंगे उसको एनाफोरा। क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर
आपको यहाँ पर मिलेगा रिपीटिशन, रिपीटिशन भी हो रहा है यहाँ पे. यू कैन सी हियर what balls मीन्स एक ही लाइन में दो वर्ड्स की, सेम वर्ड्स की रिपीटिशन, तो उसको कहेंगे रिपीटिशन. रिपीटिशंस हो रही है यहाँ पर. एंड यू कैन सी हियर एलिट्रेशन. एलिट्रेशन होता है बेटा कॉन्सोनेंट वर्ड की रिपीटिशन. आप देखेंगे बी बी बी, बॉल बॉल्स बी, फिर बॉय बी. नेक्स्ट में देखो बाइज बी, बाय बॉल बैक. तो ये क्या है? एलिट्रेशन. इज इट क्लियर? इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एजोनेंस का यूज हो रहा है. एजोनेंस, एजोनेंस होता है वॉवल्स की रिपीटिशन, स्टार्टिंग में, मिड में, एंड में. आप देखेंगे यहाँ पर रिजिड आई 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 आई. देखेंगे यहाँ पर ए, सॉरी ए को नहीं लेते हम, अभी हम लेंगे ओ ओ ओ. क्लियर? नेक्स्ट में भी हम देख सकते हैं अनदर में ओ, फिर वर्थ में, फिर नाउ में. ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एजोनेंस का यूज हुआ है. तो ये है आपकी फिगर ऑफ स्पीच. होप you understand the poem very well, and don't forget like and subscribe my channel. It motivates me a lot. And watch the video twice and thrice to clear all the points. Thank you. Thanks for watching.